नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने इंपॉर्टेंट जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वही हमने कवर किया हुआ है। तो आज भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए, जितने भी लेक्चर्स इसके हुए हैं तो हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट 4 होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 आपका है। 45 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन 3 सेट में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ ए मिल्क इज। तो मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का ही हम लोग जो है यूज करते हैं मिल्क का डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो इसमें देखिए मरकरी फील्ड रहती है। लैक्टोमीटर आप फिगर में आप देख सकते हैं। तो यही मरकरी जो है ये राइज हो जाती है जब हम लोग इसको मिल्क में डालते हैं, यानी कि जब इसके अंदर मिल्क पोर की जाती है तो इसका यूज किया जाता है लैक्टोमीटर का। अब यहाँ देखिए और भी जो इंस्ट्रूमेंट आपका दिया हुआ है जैसे हाइड्रोमीटर है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर का मेजर करने के लिए। और वहीं पे आपका दिया हुआ है जैसे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजर करने के लिए। और यहाँ पे अगला है सिस्मोमीटर। तो सिस्मोमीटर का यूज हम लोग करते हैं अर्थक्वेक, जैसे कि रिक्टर स्केल पे कितना उसका है, उसका पैमाना कितना है, तो वो चीज मेजर करने के लिए सिस्मोमीटर का यूज की जाती है। तो ये सारा भी आप लोग इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो ये देखिए, यदि आपने बायोलॉजी का लेक्चर आपने देखा होगा तो इसको हमने कवर किया हुआ था, ये टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है और उनमें कौन कौन से वो सारे जो चीज़ हैं कि जो ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। तो देखिए, जो आर्टरीज होते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर में ये पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टरी होते हैं। तो उनमें से जो सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है तो वो है ओर्टा। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में महाधमनी भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ओर्टा देखिए बहुत सारे होते हैं जो कि हार्ट से जितने भी पूरे बॉडी पार्ट्स में है तो वो वहाँ पे वो सारे ले जाते हैं। और ये चीज़ देखिए आपने, मैंने आपको दिखाया भी होगा, यहाँ पे एक बार आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हार्ट के 4 चैम्बर और 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर में। तो सभी के फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लड का जैसे प्यूरिफिकेशन पहले होती है और उसके बाद फिर जो है पूरे बॉडी के अंदर में वो फैलेगी। तो यहाँ पे जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का जैसे उसके अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भरने का काम होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने का काम वो लंग्स के अंदर में होती है। फिर उसके बाद जो है यहीं से जो कैरी करता हुआ जाता है पूरे बॉडी के अंदर में। तो अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड है जो कैरी करता है, जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं पूरे बॉडी में, तो उन सभी को कैरी करने का काम आर्टरी करते हैं। तो आर्टरी में जो सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है, जैसे कि एग्जांपल में आपने वहां पे दिया था क्वेश्चन में, तो वो है ओर्टा है। ये लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी का जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पूरे बॉडी के अंदर में। और ये प्रोसेस बायोलॉजी वाले लेक्चर में हमने समझाया हुआ है कि किस तरीके से जो है ब्लड का जो है कैरी होती है या फिर सर्कुलेशन होती है। तो ये आप लोग देख लेना, बायोलॉजी वाले लेक्चर में हमने अच्छे से समझाया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डिप्थीरिया जो है वो शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? तो देखिए जो डिप्थीरिया है तो ये एक तरीके से बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पर्सन के जनरली देखिए जो उसका थ्रोट होता है यानी कि जो गला होता है, तो उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है। और उसके बाद पर्सन को खांसी होती है या फिर सांस लेने में हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है उसको। और उसका ऐसी खांसी आती है उसको कि जैसे जो कुत्ता थोड़ा जैसे भौंकता है ना, तो उस तरह से उसके खांसी आती है। तो इस तरीके से इसको जैसे कि दूसरा नाम से भी इसको बोला जाता है डिप्थीरिया को। बट यहाँ पे देखिए जो डिप्थीरिया है तो ये किस बॉडी को किस पार्ट को ये अफेक्ट करता है? तो ये थ्रोट को यानी कि गला को अफेक्ट करता है ये। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हेन मिल्क टर्न सावर इट्स पीएच लेवल इज। यानी कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर कितना हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो मिल्क होती है अपना जो स्टेट में, नेचुरल स्टेट में, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है तो वो 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होती है। यानी कि जो मिल्क है ये एसिडिक नेचर की होती है। लेकिन जब वो सावर हो जाती है यानी कि जब वो खट्टा हो जाती है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है तो वो 6 से भी और कम हो जाती है इसकी। यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि लेस देन 6 हो जाएगा। और ये एसिडिक नेचर का ये टर्न हो जाती है जब ये सावर हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि
लेस देन 6 हो जाती है जब ये क्या हो जाए खट्टा हो जाएगी तो। और इसका ऐसे कितना होता है पीएच वैल्यू, तो 6.5 से लेकर 6.7 तक। तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेटल विथ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। तो इसमें से आपको ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से जो सबसे जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो किस मेटल के होती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। तो टंगस्टन का ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए इसी के चलते है कि इसका बहुत सारे एप्लीकेशन भी इसका यूज़ की जाती है। जैसे कि इसका यूज़ बल्ब में यूज़ की जाती है। टंगस्टन का जो बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ की जाती है तो वो टंगस्टन का ही बना होता है। इसके अलावा देखिए जो टिप ऑफ द नोजल होता है जो रॉकेट का, जो कि वो बहुत ही गर्म होती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ की जाती है। तो ये दो एप्लीकेशन आप लोग याद रखना है इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि टाइडल पावर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो टाइडल पावर ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि टाइडल पावर होता क्या है। तो देखिए ओशियंस के अंदर में लो टाइड्स और हाई टाइड्स वो वहाँ पे आते रहते हैं। तो उसके चलते क्या होता है वहाँ पे कि जैसे एक तरीके से तरंग उठती है। आप अंदर में देखिए जैसे सी वाटर है वहाँ पे, तो वहाँ पे यदि टाइड्स के चलते वहाँ पे क्या होगा, तरंगे उठेगी। तो उसके चलते क्या होगा वहाँ पे यदि हम ब्लेड लगा देते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से ये ब्लेड रहती है, बड़ी बड़ी टर्बाइंस। फिर इसके बाद इनको टर्बाइन से जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, इनके चलते एनर्जी की जनरेशन होती है और फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस एनर्जी को। तो ये इस टाइप का जो एनर्जी है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी होती है। यानी कि एक ऐसा एनर्जी है कि जिससे कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज नहीं होती है, और ये एक टाइप से रिन्यूएबल एनर्जी का ये सोर्स है। इसको हम लोग बार बार रिन्यू कर भी सकते हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ था टाइडल पावर क्या है ये एक तरीके से, तो ऑप्शन आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका जैसे ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा, यानी कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। बट और भी ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो दो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं कि जिनको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज में नहीं ला सकते यदि एक बार हमने उसका यूज कर लिया। बट देखिए टाइड्स है ये तो कभी खत्म होंगे नहीं, समुद्र है जब तक है तब तक तो ये रहेगा ही, टाइड्स तो वहाँ पे आते ही रहेंगे। तो उनसे हम लोग अनंत तो कभी भी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर एक अगला भी देखिए जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि जो अर्थ के अंदर जो हीट प्रेजेंस है तो उसका यूज करते हैं हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के अंदर में। तो यहाँ से इसका तो कोई रिलेशन है नहीं। फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं बार बार। फिर अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ये अलग टाइप का एनर्जी सोर्स है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो टाइडल पावर क्या है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स का एग्जाम्पल है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं कि जिनको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार उनका यदि हम यूज कर लेते हैं तो एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल सोर्स का यदि हम बात करें तो इसका जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल इसके हो गए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि लुब्रिकेशन इज द कॉमन वे ऑफ। तो लुब्रिकेशन के इसे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए लुब्रिकेशन जब अप्लाई की जाती है कोई भी मशीन्स हो गया या फिर कोई भी सरफेस है, तो उससे उसका फ्रिक्शन कम होती है, यानी कि जो घर्षण होती है उसके बीच में उसको कम किया जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब देखिए कोई भी सरफेस है वो अगर जैसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस है, तो वो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा तब फ्रिक्शन वहाँ पे इतना ही ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि वहाँ पे यदि हमने लुब्रिकेशन अप्लाई कर दी, जैसे मशीन के पार्ट्स ही आप मान लीजिए जो रोटेट करती है, तो वहाँ पे यदि हम लुब्रिकेशन अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे और वो फ्रीली मूव करेगा। वो फ्रीली इसलिए मूव करता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो लुब्रिकेशन ये कॉमन वे होता है कि हम फ्रिक्शन को कम कर सके। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे फ्रिक्शन जहाँ पे होती है तो इसका कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि लुब्रिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं इससे एडवांटेजेस भी होती है, लेकिन इसका क्या है कि बहुत सारे एडवांटेजेस भी होती है। जैसे कि यदि आप जहाँ पे भी आप चलते हैं, जो भी सरफेस पे आप चलते हैं, तो यदि उस पर लुब्रिक जैसे कि वहाँ पे अगर फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो आपको चलने में भी मदद करती है। अगर वो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो वो फिर आपको वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम रहती है, वहाँ पे आप फिसल सकते हैं। तो फिसलने का एक ही रीजन होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन इसलिए ज़रूरी भी होती है कि ताकि और भी फिनोमिना एग्जिस्ट कर सके। तो जैसे कि वॉकिंग हो गया, और भी बहुत जगह इसका एप्लीकेशन की जाती है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना, और इसको हम लोग जैसे कि अच्छे से डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री वाले क्लास में हम लोग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि लायन टेल मकाओ इज एन डैश स्पेसीज। तो देखिए यहाँ पे एक प्रजाति के बारे में बात कही जा रही है कि ये किस टाइप का एक स्पेसीज है, इसको लायन टेल मकाओ बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ये एक टाइप का स्पेसीज है जो
शेर की तरह दिखता है, लेकिन ये एक बंदर की एक तरीके से ये प्रजाति होती है। तो इसमें देखिए ये जो होते हैं तो ये आपको वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ऐसे स्पेसीज होते हैं कि जो कि इंडेमिक होते हैं। इंडेमिक देखिए हम लोग बोलते हैं उनको कि जो आपको केवल एक ही जगह पे आपको एग्जिस्ट करने को आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आपको, और ये कहीं जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। यदि इनको दूसरे इन्वायरमेंट पे आप ले जाते हैं तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है इंडेमिक स्पेसीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज। तो यूरिया के अंदर में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपसे नाइट्रोजन पूछा गया है यूरिया के अंदर में, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे यूरिया क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद ही है कि आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूरिया का फॉर्मूला यदि आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखना। अब इसमें देखिए कौन कौन से जो कंस्टिट्यूएंट्स जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर में, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है जो इसके अंदर में पाए जाते हैं। अब इसके अंदर में परसेंटेज बेसिस पे कितना कौन होता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो यूरिया के अंदर में प्रेजेंट होता है तो वो है नाइट्रोजन। तो इसकी जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और कितनी है तो वो है 46.65% है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो ज़्यादा कंपोजिशन में पाई जाती है तो वो है इसमें ऑक्सीजन है जो कि 26.64% है। फिर उसके बाद कार्बन है जो कि 20% प्रेजेंट रहती है। और फिर उसके बाद सबसे कम होती है इसके अंदर में हाइड्रोजन जो कि 6.71% है। तो अब आप लोग यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है यूरिया के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ये क्वांटिटी दिया हुआ है तो ये परसेंटेज में ना देखिए, यूनिट में दिया हुआ है, 1 यूनिट यदि कंपेरिजन करते हैं तो उसमें से कितना होगा। तो ये देखिए जैसे 46.65% है तो ये कितना होगा, 0.46% हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब इसी में देखिए आपसे अगर पूछा जाता कि नाइट्रोजन है, आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन कितना होता है, तो वो आपका उसमें 0.26 हो जाता अगर इसमें दिया रहता है, दिया ऑप्शन आपसे पूछा जाता है ऑक्सीजन का। तो ये आप लोग पूरा इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जर्मन सिल्वर इज द अलॉय ऑफ। तो इसमें आपको बताना है कि जो जर्मन सिल्वर जो कि ये अलॉय है तो इसके अंदर में कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं जो कि इसके अंदर में कंपोजिशन में होते हैं। तो देखिए जो जर्मन सिल्वर है तो इसके अंदर में जो धातु होते हैं यानी कि जो मेटल्स मिलाने के बाद बनाया जाता है अलॉय, तो उसके अंदर में जैसे 3 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, कॉपर, आयरन, कॉपर। एक आपका कॉपर हो गया, दूसरा जैसे जिंक हो गया और तीसरा हो गया निकेल हो गया। तो ये आप लोग तीनों याद रखना। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, यानी कि कॉपर, जिंक और निकल जो होते हैं जर्मन सिल्वर के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट बहुत सारा आपका दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट जो अलॉयज होते हैं और उसके अंदर में कौन कौन से जो एलिमेंट्स रहते हैं तो ये आपका दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है इसमें ब्रास का और ब्रोंज का। तो ब्रास के अंदर में होता है कॉपर और जिंक, और ब्रोंज के अंदर में होता है कॉपर और टीन इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। और जर्मन सिल्वर जो कि आपसे भी क्वेश्चन में पूछा गया था तो इसके अंदर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल होता है। उसी तरीके से एक आपका गन मेटल का पूछा जाता है तो इसके अंदर में होता है कॉपर, जिंक और टीन होती है। और एक आपका इसमें देखिए ये भी आपसे पूछा जाता है मुंज मेटल का, तो इसके अंदर में कॉपर और जिंक प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें किसी का कंपोजिशन ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। जैसे कॉपर की इसकी यदि हम बात करें तो 60% है और जिंक का इसमें 40% है। बट आपसे परसेंटेज नहीं पूछा जाता, इसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो आपसे अधिकतर इसमें पूछा जाता है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। फिर देखिए अलग अलग क्वेश्चन है कि ऑल द फूड चेन्स स्टार्ट विथ। तो जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है तो वो कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग फूड चेन के बारे में समझिए। फूड चेन होता है कि एक तरीके से किस तरीके से जो है एनर्जी की फ्लो होती है एक इकोसिस्टम के अंदर में। तो देखिए जो सभी का अल्टीमेट सोर्स होता है फूड चेन का तो वो है सन है। यहीं से जो है फूड चेन स्टार्ट होती है, क्योंकि देखिए सन से एनर्जी मिलती है प्लांट को, प्लांट को बुलाता है प्रोड्यूसर्स। तो ये पहले प्रोड्यूस करेंगे सनलाइट के एनर्जी के प्रेजेंस में। अब इसी के बाद जो है प्लांट जैसे अपना भोजन तैयार करेंगे, जब प्लांट अपना भोजन तैयार कर लेंगे तो फिर इसको फीड करेंगे जो कि प्राइमरी ईटर्स होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी ईटर्स होंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे यहाँ पे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये भोजन बनेगा टर्सरी कंज्यूमर का। और फिर उसके बाद फाइनल में जो रहते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर इनका डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो इस तरीके से जो है इनका चक्र चलते रहता है फूड चेन के अंदर में। तो यहाँ जितने भी फूड चेन होता है तो ये स्टार्ट किससे होगा, तो एनर्जी सन से। सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी प्लांट लेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रिपरेशन होगा फूड का, और फिर उसके बाद बाकी सारे कंज्यूम्स करेंगे। तो एनर्जी फ्रॉम द सन यहीं से स्टार्ट होगा फूड चेन का।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द एफर्ट टू प्लांट ट्रीज इन द बैरन लैंड्स टू क्रिएट अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, यानी कि जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्म आपका दिया गया है, तो इसमें आपको हर एक टर्म को जब तक आप नहीं समझिएगा तो इसमें आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ आपका कि जैसे जंगल हम लोग बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, कि जो पहले से बंजर भूमि है, जहाँ पे कोई भी पहले प्लांट या ट्रीज नहीं थे, वहां पे हम पेड़ लगा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और उसको हरा भरा कर रहे हैं। तो इस टर्म को क्या बोलाता है, तो इसको देखिए बोलाता है अफॉरेस्टेशन बोलाता है, यानी कि वनीकरण इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका ऑप्शन ए में डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वन की कटाई। तो देखिए वन की कटाई करने का मतलब होता है कि जैसे जंगल को क्लियर करना है, यदि आपको औद्योगिक लगाना है, उद्योग लगाना है, घर मकान बनाना है कहीं पे, ऐसा जगह है कि जहाँ पे जंगल बहुत सारा है, उसको उसको हम लोग और किसी काम के लिए उसको कट कर रहे हैं, जैसे फील्ड बनाने के लिए हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन ये कहीं पे भी किया जा सकता है, कोई जंगल हरा भरा है वहाँ पे, तो ये तो टर्म आप लोग समझते हैं यहाँ से। फिर दूसरा इसमें दिया हुआ है प्लांटेशन का। तो देखिए प्लांटेशन जैसे कि वृक्षारोपण है, तो प्लांटेशन का मतलब होता है कि प्लांट को जैसे आप वहाँ पे ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पहले से बंजर भूमि हो, वहाँ पे ऑलरेडी पेड़ हो और आप लगा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी, वहाँ पे जैसे बहुत सारे, जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे एक वन होगा, पहले से पेड़ वहाँ पे होगा, बहुत सारे होंगे, उसके लिए जैसे कि फर्टिलिटी सॉइल होंगे भी, लेकिन वहाँ पे आप और एडिशनल लगा रहे हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन। लेकिन यहाँ पे अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम बंजर भूमि में लगा रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पेड़ था ही नहीं, वहाँ पे कभी उसका था ही नहीं एग्जिस्टेंस, वहाँ हम लोग लगा रहे हैं, उसको हरा भरा कर रहे हैं। तो ये दो टर्म में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, प्लांटेशन में और अफॉरेस्टेशन में। और तीसरा इसमें आपका दिया हुआ है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि वन रोपण आपका दिया हुआ है। तो देखिए रिफॉरेस्टेशन का इसका मतलब होता है कि जैसे हम वहाँ पे वन तो उसके जैसे वृक्ष तो हम लोग लगा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उसको ऑलरेडी जहाँ पे हरा भरा जगह है, फिर से हम उसको और उसको हरा भरा कर रहे हैं हम लोग। तो ये तीन टर्म आपके हैं जो आपको समझना होगा। अब इसमें देखिए रिफॉरेस्टेशन में आपको प्लांटेशन में कंफ्यूजन हो सकती है। प्लांटेशन का मतलब होता है कि जैसे कहीं पे भी हम लोग हरा भरा कर सकते हैं या पेड़ लगाते हैं हम लोग, लेकिन जो रिफॉरेस्टेशन है इसको बोलते हैं हम लोग कि जो पहले ऑलरेडी जंगल था, लेकिन कुछ कारण के चलते वहाँ पे क्या है कि पेड़ नष्ट हो गई है, लेकिन फिर से वहाँ पे हम पेड़ लगा रहे हैं, तो ऐसे चीज को बोलते हैं हम लोग वन रोपण बोलते हैं हम लोग। लेकिन जो एफॉरेस्टेशन है इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कभी भी पेड़ था ही नहीं, वहाँ पे पहले था ही नहीं, बंजर भूमि था, वहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब टर्म को आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर इज, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच स्तर कितना होती है। तो देखिए जो प्योर वाटर होता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है तो वो 7 होती है, यानी कि ये न्यूट्रल होती है। और 7 जिसका भी पीएच वैल्यू होती है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आप लोग बताइए कि प्योर वाटर किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं कौन इसका रिप्लाई देता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी हैपेंड हाउ लॉन्ग एगो, यानी कि जो बिग बैंग की जो थ्योरी थी वो कितने साल पहले हुआ था। तो देखिए इसका आपको सिंपली आंसर ही याद रखना होगा। तो ये जो कहानी है बिग बैंग थ्योरी का, तो ये सब 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ये सब पहले हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक जो है जो कि आद परजीवी है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि टैपवर्म है। तो टैपवर्म ये एक इंटेस्टिनल पैरासाइट्स है। अब देखिए जो इंटेस्टिनल जो पैरासाइट्स होते हैं तो ये बहुत सोर्सेस के थ्रू इंटर कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर में। मे भी आपको हो सकता है कंटामिनेटेड फूड आप लोग जैसे खाते हैं, या फिर जो कंटामिनेटेड ड्रिंक वाटर जो है यदि आप लोग पी लेते हैं तो उसके थ्रू भी जो है ये सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं, और इसके चलते ये बहुत सारे डिजीज आपके अंदर में ये कॉज कर सकते हैं। और मेजरली देखिए जो जो भी पैरासाइट्स होते हैं तो ये सारे इंटेस्टाइन के अंदर में आके ये एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे आते हैं और वहीं पे बहुत सारे डिजीज आपको कॉज कर सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया। डायरिया जनरली देखिए ये बच्चों में कॉमन होती है, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। तो इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था, टैपवर्म क्या है, एक इंटेस्टिनल पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 15 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए जो कि आपका सेट 4 में था। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से देखिए और भी आपका सेट चलता रहेगा साइंस का।
तो इस तरीके से आपका एग्जाम तक हम लोग लगभग 30 से 35 सेट करेंगे इसका, तो जिससे कि आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा जनरल साइंस का। इसी के थ्रू आपका लगभग हम पूरा कोशिश करेंगे साइंस कवर करने का। हालांकि हम आपको अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लेक्चर आपको प्रोवाइड तो कर ही देंगे। आपको हम बायोलॉजी का हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, आपका लगभग वो 70% फिनिश हो चुका है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अधिक से अधिक, ताकि देखिए हमें भी मोटिवेशन इससे बहुत मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।